तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और इस युद्ध में हमने डिटेल से पढ़ा था कि देखिए, जो बंगाल का तत्कालीन नवाब था सिराजुद्दौला, उसके वो पराजित हो गया था और युद्ध के अंदर मारा गया था। और इस युद्ध के अंदर जो अंग्रेज है वो विजित हो गए थे। और इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि देखिए, जो भारत है उसके अंदर अंग्रेजों का राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से जो हस्तक्षेप है वो प्रारंभ हो गया। उसके बाद देखिए, इस युद्ध के बाद अगर अगर अंग्रेज चाहते तो वो सत्ता को, बंगाल की सत्ता को डायरेक्ट अपने हाथों में ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके क्या किया, जो मीर जाफर नाम का व्यक्ति था उसको बंगाल का नवाब बना दिया। अब जो मीर जाफर है वो देखिए, जो सिराजुद्दौला है उसका सेनापति हुआ करता था। और अंग्रेजों ने उसको ये लालच दिया था कि अगर वो युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ेगा, अंग्रेजों का साथ देगा, तो उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो अपने वादे के मुताबिक प्लासी के युद्ध के बाद जो मीर जाफर है उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब कहने में वो बंगाल का नवाब था, लेकिन देखिए वो केवल नाम मात्र का नवाब था। लेकिन असल में देखे तो अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली था। अंग्रेजों ने उसे इसीलिए नवाब बनाया था ताकि उससे वो अनेक प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं या कुछ अन्य सुविधाएं वो हासिल कर पाएँ, ताकि वो यहाँ से अच्छा धन पैसा कमा पाए, भारत को अच्छे से लूट पाए। तो ऐसा ही हुआ उनकी रणनीति के अनुसार। तो देखिए, पढ़ते हैं, आज शुरुआत हम करेंगे बक्सर के युद्ध की। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है देखिए, वो वहीं से ही स्टार्ट होती है जहाँ पर कि प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में लड़ा गया था, उस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या क्या चेंजेज हुए थे, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो देखिए, बक्सर का युद्ध, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद मीर जाफर जो है उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब नवाब बना दिया, मैंने आपको बताया कि जो मीर जाफर था वो क्या था, नाम मात्र का ही नवाब था, लेकिन असल में वो अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली था। उनके कहने के अनुसार ही वो कार्य किया करता था। और जैसे ही वो बंगाल का नवाब बना, देखिए उसने अंग्रेजों को खुश करने का पूरा पूरा प्रयास किया। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जैसे ही वो नवाब बना, ये मीर जाफर, तो उसने क्या किया, जो बंगाल का 24 परगना का क्षेत्र वो अंग्रेजों को दे दिया। इसके अलावा जो प्लासी के युद्ध के अंदर जितना भी खर्चा हुआ था, तो वो सब खर्च जो था अपने खजाने से, सरकारी खजाने से मीर जाफर ने अंग्रेजों को दे दिया। तो इस प्रकार देखिए, नवाब बनते के साथ ही प्रारंभ में उसने अंग्रेजों का काफ़ी सहयोग किया। अब अंग्रेजों को काफ़ी सहयोग मिल रहा है, तो अंग्रेजों ने भी देखिए क्या किया, उनको बंगाल के अंदर खुली छूट प्राप्त हो गई थी। तो वो दस्तक का दुरुपयोग तो पहले भी कर रहे थे। अब दस्तक क्या चीज़ है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मुगल बादशाह है फारूक सियार, उसने 1717 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों को कुछ विशेष व्यापारिक सुविधाएं दी थी। तो उसके अंदर से एक सुविधा ये थी कि अंग्रेज जो है वो 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल के अंदर कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अब इस व्यापार, ये जो शर्त थी, ये जो इनको दी गई थी सुविधा, अंग्रेज क्या थे, इनका दुरुपयोग कर रहे थे। देखिए, अंग्रेज अगर बंगाल के अंदर व्यापार करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना, तो किसी प्रकार का टैक्स नहीं दे रहे। इसके अलावा देखिए, जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना पर्सनल व्यापार कर रहे हैं इसके थ्रू, दस्तक के थ्रू। किस प्रकार से, कि जो अन्य कंपनियां हैं भारत के अंदर, उनके सामान को वो बंगाल में इधर से उधर करते हैं, ठीक है, वो भी बिना टैक्स के। उस सामान को वो अपना बताते हैं और उसको ले जाते हैं बंगाल से। इस प्रकार उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। और बदले में जो अंग्रेज है वो दूसरी कंपनियों से क्या करते हैं, रिश्वत ले लेते हैं इस चीज़ के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए, दस्तक के दुरुपयोग से, कि किसी भी प्रकार का कोई भी राजस्व बंगाल के सरकारी खजाने में नहीं पहुंच रहा। और ऊपर से जो अंग्रेज है वो इतनी दखल अंदाजी कर रहे हैं बंगाल के प्रशासन में, क्योंकि मीर जाफर है देखिए नवाब, तो इतनी अधिक वो उनकी दखल अंदाजी है कि बार बार वो पैसों की डिमांड करते हैं या किसी अन्य प्रकार की सुविधाओं की डिमांड करते हैं, जिससे क्या है कि सरकारी खजाना, जिसके अंदर कोई नया पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन वो खजाना भी जो बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे खाली होता चला जा रहा है। अब खजाना खाली होता चला जा रहा है, तो मीर जाफर जो है वो चिंतित हुआ कुछ। अब चिंतित हुआ तो उसने सोचा
कि इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा, देखिए क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अंग्रेजों से कुछ दूरी बनानी प्रारंभ की। अब अंग्रेजों से दूरी बना रहा है वो, ठीक है, बात यही है 1757 के आसपास की। तो अन्य जो व्यापारिक कंपनियां हैं भारत के अंदर, देखिए इस समय काल तक 1757 तक भारत के अंदर डच भी व्यापार कर रहे हैं, फ्रांसीसी भी व्यापार कर रहे हैं। तो मीर जाफर ने यही किया कि जो डच है ना, उनके साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाना प्रारंभ किया, ठीक है, ताकि वक्त आने पर अंग्रेजों को टक्कर दी जा सके। लेकिन जो अंग्रेज है उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने क्या किया, देखिए 1769 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, बेदरा का युद्ध। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। तो युद्ध का क्या परिणाम निकला था कि जो अंग्रेज है उन्होंने डचों को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। भारत के अंदर से डचों का पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया था इस युद्ध से, बेदरा के युद्ध से। तो मीर जाफर देखिए जो कि सहयोग प्राप्त कर रहा है डचों से, वो फिर से अकेला पड़ जाता है, वो फिर से अकेला हो गया। कुछ फ्रांसीसियों की तरफ वो कुछ करना चाहता, तो उसके अगले साल ही देखिए 1760 ईस्वी के अंदर वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। तो इस युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जो फ्रांसीसी है उनको भी अंग्रेजों ने पूरी तरह से उखाड़ फेंका था भारत से, ठीक है, अंग्रेज फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया था। तो मीर जाफर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उसने क्या किया कि अंग्रेज जो भी मांग डिमांड अपनी रखते थे, धन पैसों की या किसी भाई जमीन की, तो ये मना करना इसने प्रारंभ किया। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हमने इसको नवाब बनाया और अब हमें ही ये नखरे दिखा रहा है। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को इस पद से हटा दिया, ठीक है, उसको हटा दिया। और उसके बाद देखिए एक अन्य व्यक्ति जिसका कि नाम क्या है, मीर कासिम। तो 1760 में मीर जाफर को हटाकर इसी समय काल में जो मीर कासिम है उसको बंगाल का नवाब बना दिया। तो नवाब बनाया था, देखिए अंग्रेजों ने ही नवाब बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि नवाब बनाने के बदले कोई ना कोई कंडीशन रखी होगी कि भाई जब तो नवाब बन जाओगे तो हमें हर प्रकार से फ़ायदा पहुंचाना है। तो मीर कासिम जैसे ही नवाब बना तो उसने यही काम किया। तो उसने क्या किया, देखिए सबसे पहले नवाब बनते ही जो वर्तमान का क्षेत्र है बंगाल के अंदर, चटगांव और मिदनापुर है, इन तीनों की दीवानी किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी, दीवानी अधिकार दे दिए, यानी कि अंग्रेजों को अधिकार दे दिया कि ये जो 3 गांव मैं आपको दे रहा हूँ, वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से राजस्व इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, और राजस्व पर किसका अधिकार होगा, अंग्रेजों का ही अधिकार होगा। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ से देखिए राजस्व इकट्ठा किया, तो उनकी कल्पना से अधिक यहाँ पर राजस्व इकट्ठा हुआ, अंग्रेजों को बहुत अधिक फायदे का काम लगा ये। जब उन्होंने सोचा कि भाई 3 गांवों से अगर इतना राजस्व इकट्ठा हो रहा है तो भाई क्या होगा अगर पूरा बंगाल हमारे कब्जे में आ जाए। तो इससे क्या है, अंग्रेजों की जो लालसा है, लालच है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। और इसके चलते क्या हुआ कि अंग्रेजों ने और अधिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, जो बंगाल का जो भी राजपाट चला रहा है नवाब, उसके कार्य में और भी बुरी तरह से हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब ये जो बात है, ये बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये मीर कासिम को भी पसंद नहीं आई। तो उसने देखिए क्या किया अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप से बचने के लिए, कि सबसे पहले तो मीर कासिम जो है वो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अब देखिए आपने जब पिछली क्लास में बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी, और उस समय काल के अंदर जो राजधानी हुआ करती थी बंगाल की, वो ढाका के अंदर थी। तो ढाका से राजधानी उसने मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र की थी। लेकिन यहाँ पर जो मीर कासिम है वो क्या कर रहा है कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से वो कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। और मुंगेर कहाँ पर है, ये बिहार के अंदर एक जगह है, मुंगेर ले गया वो। इसके अलावा देखने उसने क्या किया, अपनी सैन्य क्षमता के अंदर वृद्धि की, नए नए सैनिकों को भर्ती किया, अपनी सेना को काफ़ी बढ़ाया ताकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि अंग्रेजों से आमना सामना करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार रहे। और ये चीज़ भी अच्छी तरह से जानता था कि देखिए जो ब्रिटिश सेना है, जो विदेशी सेना है, वो विदेशी तकनीक के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त है, प्रशिक्षण प्राप्त है उनको, और उनको हराना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। जबकि भारतीय सैनिकों के अंदर ये कमी थी, युद्ध लड़ने का इतना ज़्यादा ये कौशल नहीं था नई टेक्निक के सहारे, ठीक है, वैसे तो युद्ध में माहिर थे, लेकिन देखिए नए नए किस्म के हथियार, यूरोपीय हथियार जो बाहर के देशों से आ रहे हैं, उनको चलाने में वो सक्षम नहीं थे। तो मीर कासिम ने यही किया कि अपनी सेना के जो सैनिक हैं उनको इस विदेशी तरीकों से प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, ठीक है, ताकि
अंग्रेजों से निपटा जा सके। इसके अलावा उसने देखिए कुछ बंदूक बनाने के कारखाने या छोटे मोटे जो भी अस्त्र वगैरह शस्त्र बनाने के कारखाने, खासकर जो तोड़दार बंदूक हुआ करती है जिसको मोड़कर जिसके अंदर बुलेट्स डलती है, वो बंदूक बनाने के कारखाने की भी स्थापना किए ताकि अधिक से अधिक हथियारों का निर्माण किया जा सके। तो ये काम किए। तो ये सब काम किए तो अंग्रेज इनसे काफ़ी परेशान है मीर कासिम से, लेकिन वो इतना नहीं बौखलाए कि भाई कोई बात नहीं, कर रहे करने दो। लेकिन मीर कासिम ने एक काम ऐसा कर दिया जिससे जो अंग्रेज है वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। वो उसने क्या किया था देखिए, बंगाल के अंदर जितने भी नवाब हुए हैं सबकी देखिए परेशानी का कारण क्या था, अंग्रेज थे। और अंग्रेजों में भी ऐसा कौन सा काम हो रहा था जो कि बहुत ज़्यादा सरदर्दी का कारण बना हुआ था नवाबों के बीच में, वो था देखिए जो मुगल बादशाह ने उनको दस्तक का अधिकार दिया था, ठीक है, जो व्यापारिक विशेष सुविधाएं दी थी, उनका जो अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे ना, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण था उनके लिए, नवाबों के लिए। तो इसने जो मीर कासिम है उसने इस चीज़ से बचने के लिए देखिए क्या किया, उसने क्या किया कि दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए अन्य जो भी व्यापारिक कंपनियां भारत के अंदर व्यापार कर रही है उन सबको कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। उनको कह दिया कि भाई कोई भी व्यापारी किसी भी किस्म का कार्य व्यापार बंगाल के अंदर कर सकता है, सामान को आयात निर्यात कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार का टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये करते ही क्या हुआ कि देखिए अंग्रेज़ों को पहले तो ये छूट मिली हुई थी, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि अन्य कंपनियां तो बंगाल के अंदर टैक्स देती थी, अंग्रेज टैक्स नहीं दिया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो अंग्रेजों की वस्तुएं थे ना, उनके दाम काफ़ी कम रहा करते थे, जिसकी वजह से क्या है वो अधिक से अधिक बिका करती थी और वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाया करते थे। अब अन्य कंपनियां टैक्स दिया करती थी तो उनकी चीज़ें क्या थी, अपेक्षाकृत महंगी हुआ करती थी। अब जब ये काम कर दिया इसने कासिम ने, तो मीर कासिम ने, तो इससे क्या हुआ कि अन्य कंपनियां भी चीज़ों को सस्ता बेचने लगी क्योंकि उनको अब टैक्स देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि प्रतिद्वंदिता मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई, अन्य कंपनियों का भी सामान वगैरह बिकने लगा, अन्य व्यापारियों का। तो अंग्रेज़ों का क्या था, इससे लॉस होना प्रारंभ हो गया। एक नुकसान तो ये हुआ अंग्रेज़ों को। उसके अलावा देखिए वो जो निजी व्यापार कर रहे थे तो वो भी अब उनका करना बंद हो गया, तो और उनकी आमदनी भी बंद हो गई, ठीक है, अंग्रेज इससे और ज़्यादा चिढ़ने लगे। तो ये काम ऐसा हुआ कि अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा बौखला गए और इसी का परिणाम क्या था लास्ट में कि ये बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध देखिए किस किस के बीच में हुआ। एक तरफ तो अभी बक्सर का युद्ध हुआ नहीं है, यानी कि होगा, लेकिन अभी जो युद्ध की परिस्थिति बन गई है वो किस किस के बीच में बन गई है। एक तरफ तो है मीर कासिम और दूसरी तरफ है अंग्रेज। तो अब ये देखिए युद्ध होगा। तो युद्ध से पहले, बक्सर के युद्ध से पहले कुछ देखिए छुटपुट से युद्ध लड़े गए, छोटे स्तर पर युद्ध लड़े गए। तो वो देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले लड़ा गया था कटवा का युद्ध, ठीक है, कटवा नामक जगह है, वहाँ पर कटवा का युद्ध लड़ा गया। तो ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। युद्ध का परिणाम क्या निकला कि जो मीर कासिम है वो इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाता है। इसी साल के अंदर, इसी सन में, इसी ईयर में जो मीर कासिम है वो क्या करता है, अपनी सेना को दोबारा से संगठित करता है 1763 ईस्वी के अंदर और फिर से अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन परिणाम क्या निकला, परिणाम सेम रहा, कोई परिवर्तन नहीं कि जो मीर कासिम है वो दोबारा से पराजित हो जाता है। उसके बाद अगले साल 1764 ईस्वी के अंदर उदय नाला का युद्ध लड़ा गया। इसमें मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में मुठभेड़ हुई दोबारा से। युद्ध का परिणाम सेम निकला, मीर कासिम जो अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाया, वो खुद पराजित हो गया। अब इस युद्ध में पराजित होने के बाद उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा मीर कासिम को, और युद्ध के अंदर देखिए मरने से बचने के लिए उसने क्या किया, वो भाग गया वहाँ से, बंगाल से, और बंगाल के समीप ही जो अवध का क्षेत्र है वहाँ पर जाकर उसने शरण ली। और बंगाल के अंदर इस समय अवध के अंदर इस समय नवाब कौन है, सुजाउदौला है। तो सुजाउदौला ने उसको शरण दे दी। अब देखिए वहाँ पर जाने के बाद इन दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। सुजाउदौला भी देखिए इस चीज़ से काफ़ी डरा हुआ है कि अंग्रेज जो है वो निरंतर क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, और किस प्रकार से वो देख रहा था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल के अंदर अपना पूरा अधिकार जमा लिया है। और वो ये चीज़ भी जानता था कि देखिए अब उसने धीरे धीरे बंगाल पर अधिकार जमा लिया, उसके बाद अगर वो आगे बढ़ता है तो उसके टच में ही क्या है, अवध। तो अगला नंबर किसका होगा, अवध का होगा।
और इसी प्रकार देखिए उसने क्या किया, उन दोनों ने प्लानिंग तैयार की। और जो मुगल बादशाह है जो दिल्ली के अंदर है, उसका क्या नाम है उस समय, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। तो इसको इन्होंने निमंत्रण भेजा कि भाई जो अंग्रेज है वो निरंतर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, कल को देखिए आपकी जो केंद्रीय सत्ता है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ से। क्यों ना हम एक इकट्ठे हो जाएं, सम्मिलित हो जाएं, ताकि अंग्रेजों को परास्त किया जा सके। तो इसी का नतीजा क्या निकला कि एक त्रिगुट सेना का निर्माण हुआ। ठीक है, 3 गुट शामिल थे इसके अंदर। कौन कौन थे? एक तरफ तो हो गए जो मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड, इसकी सेना हो गई। और दूसरी तरफ अवध का जो नवाब है सुजाउद्दौला, उसकी सेना। और जो मीर कासिम भाग कर आया था उसके साथ में जो बची खुची सेना थी वो सेना हो गई। यानी कि 3 सेनाएं इकट्ठी हो गई, ठीक है, सम्मिलित हो गई। तो इनके साथ ही क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। एक तरफ तो हो गई त्रिगुट सेना, संयुक्त सेना, और दूसरी तरफ है अंग्रेज सेना। तो देखते हैं कि किस प्रकार से युद्ध हुआ, क्या परिणाम निकला था इसका। तो देखिए बक्सर का युद्ध, आप डेट याद रखेंगे कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के अंदर लड़ा गया बक्सर का युद्ध। ठीक है, और किस किस के बीच में लड़ा गया, एक तरफ तो संयुक्त सेना है और दूसरी तरफ है अंग्रेज। और अभी देखिए ये चीज़ देखेंगे कि संयुक्त सेना में कौन कौन हो गया, अभी बताया था। एक तो है मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड हो गए। दूसरा कौन, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन भी कहते हैं और सुजाउद्दौला भी बोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद है मीर कासिम। तो ये तीनों मिल गए एक तरफ तो। और दूसरी तरफ कौन है, अंग्रेज है। अगर बात करें कि अंग्रेजी जो सेना है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहा है, देखिए आप रॉबर्ट क्लाइव ना लिख दे कहीं पर, नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो प्लासी के युद्ध के बाद चला गया था ब्रिटेन। उसके बाद देखिए इस समय जब ये युद्ध हो रहा है बक्सर का युद्ध, तो इस समय जो अंग्रेजी सेना उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, हेक्टर मुनरो कर रहा है। ठीक है, हेक्टर मुनरो एक तरफ, और दूसरी तरफ कौन है, शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। तो दोनों की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होता है। और परिणाम आपको पता है कि क्या निकल सकता है। इस समय के अंदर जो अंग्रेज है भारत के अंदर वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो अंग्रेजों ने ये जो संयुक्त सेना है तीनों की, इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया और इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की विजय हो गई। तो देखिए जब हम पिछली क्लास में थे, पिछली क्लास हमने पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा, या उस समय के अंदर जो भी व्यक्ति रहे होंगे, विद्वान रहे होंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये प्लासी का युद्ध जो है वो केवल अंग्रेजों के धोखे का परिणाम है। धोखे से ही क्या है, अंग्रेजों की विजय प्राप्त हो गई थी। अगर अंग्रेज डायरेक्ट मुठभेड़ करें मुगल सेना से या अवध भाई किसी भी सेना से, भारतीय सेना से, तो वो पराजित हो सकते हैं। लेकिन देखिए इसी बात को गलत साबित कर दिया है अंग्रेजों ने। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने देखिए एक नहीं बल्कि 3 सत्ता को इकट्ठे चुनौती दी है, हरा दिया है उनको बुरी तरह से। ठीक है, मुगल बादशाह को भी हरा दिया, केंद्रीय सत्ता को भी। उसके अलावा देखिए जो अवध का नवाब है उसको भी हरा दिया, और बंगाल का जो नवाब था उसको भी हरा दिया, मीर कासिम को। और ये चीज़ याद रखेंगे, मीर कासिम जो है देखिए वो तो बंगाल से भाग चुका है। अब बंगाल के अंदर कौन है, नवाब। तो जो मीर जाफ़र है उसको दोबारा से अंग्रेज़ों ने नवाब बनाकर बैठा रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन तीनों सेनाओं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो इस युद्ध के दौरान देखिए जो मीर कासिम है ये भाग जाता है यहाँ से, और उसके बाद देखिए अज्ञातवास में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बचे कौन, ये दोनों बचे, शाह आलम और सुजाउद्दौला। तो इनके साथ क्या किया, देखिए अंग्रेजों ने इनके साथ काफ़ी अपमानजनक संधि की थी। तो उस संधि को क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि कहते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इलाहाबाद की संधि हो गई, ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं कि इलाहाबाद की जो संधि है वो किस किस के बीच में हुई थी। तो इलाहाबाद की जो संधियाँ हैं वो एक संधि ना होकर 2 संधि है। ठीक है, 2 संधियाँ हैं वो। तो एक संधि तो किसके साथ हुई है, मुगल बादशाह जो है शाह आलम के साथ हुई है, और दूसरी संधि सुजाउद्दौला के साथ में हुई है। जो मीर कासिम है वो मारा जा चुका है। तो देखते हैं इस संधि के अंदर क्या क्या हुआ था। तो इलाहाबाद की संधियाँ ये मैंने आपको बताया कि कितनी है ये संधियाँ, 2 हैं, एक तो शाह आलम के साथ और एक सुजाउद्दौला के साथ। अब ये चीज़ याद रखनी है, अगर कोई पूछ ले कि इलाहाबाद की जो संधि है, तो एक तरफ ऑप्शन दे दिया कि सुजाउद्दौला के साथ ये संधि किसने की थी, तो अंग्रेजों ने तो की थी, लेकिन अंग्रेजों में भी कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ये कौन था, हेक्टर मुनरो नहीं था। जो बक्सर का युद्ध है वो लड़ा जरूर हेक्टर मुनरो ने था अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन देखिए संधि के लिए, जो इलाहाबाद की संधि है इसके लिए जो
रॉबर्ट क्लाइव है उसको विशेषकर कहाँ से, इंग्लैंड से बुलाया गया था, ठीक है, संधि के लिए ही। तो 2 संधियाँ हुई, मैंने आपको बताया। तो देखिए जो शाह आलम के साथ जो संधि हुई थी वो पहले हुई थी 12 अगस्त 1765 के अंदर हुई थी। और वहीं जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, इसके साथ जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 के अंदर हुई थी। तो देखते हैं शाह आलम के साथ संधि के अंदर क्या क्या शर्तें रखी गई थी। तो देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले तो शाह आलम से दीवानी अधिकार प्राप्त किया वहाँ पर बंगाल के अंदर ही। दीवानी अधिकार मतलब कि राजस्व को इकट्ठा करने का वहाँ से अधिकार। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र है यहाँ पर अंग्रेजों ने राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है, सब कुछ है यही राजस्व ही। अब जब वहीं से वो सब अंग्रेज टैक्स इकट्ठा करेंगे, अपने पास रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भविष्य के अंदर भी जो अंग्रेज है उनकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। उसके बाद देखिए जो ये शाह आलम है इसको क्या दिया गया, अंग्रेजों ने दिया इसको इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया इसको, ठीक है। जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र है ना, वो किसके अंदर आता है, अवध के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी तक इनके पास ये क्षेत्र है नहीं, तो ये कहाँ से देंगे इसको, अभी सुजाउद्दीन से लेंगे थोड़ी देर बाद, उसके बाद ये शाह आलम को दे दिया जाएगा। इसके बाद जो बादशाह है उसको पेंशन पर रखा गया, ठीक है, उसको भाई पेंशनरी बना दिया, कोई शक्ति नहीं बच गई थी, सिर्फ पेंशन पर ही जिंदा था ये इनकी। तो काफ़ी अपमानजनक संधि है। इसके बाद कोई अस्तित्व नहीं रह गया, केवल नाम मात्र के ही वो रह गए थे मुगल बादशाह। उसके बाद देखिए जो दूसरी तरफ है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, जिसके साथ संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो इस संधि के अंदर सबसे पहले तो क्या किया गया कि देखिए जो अंग्रेजों ने वादा किया है किससे, शाह आलम से, कि भाई इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र देंगे। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इलाहाबाद और जो कड़ा का क्षेत्र है ना, वो अंग्रेजों ने ले लिया सुजाउद्दीन से, और ये क्षेत्र लेकर क्या किया, इसको दे दिया, ठीक है, शाह आलम को दे दिया। ये देखो यहाँ दे दिया। इसके बाद देखिए जो चुनार का एक किला है वाराणसी के आसपास, तो वो जो किला है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में था। अंग्रेजों ने अवध पर अपनी नज़र रखने के लिए क्या किया कि जो चुनार का किला है वो भी अवध के नवाब से हासिल कर लिया, कब्जा जमा लिया, या संधि के दौरान उसको ले लिया, वहाँ पर अपनी सेनाएं नियुक्त कर दी। इससे अंग्रेजों की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई। और उसके बाद देखिए ये जो युद्ध लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, इसके अंदर जो भी खर्चा हुआ था अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने बताया कि 50 लाख का खर्चा हुआ है, 50 लाख रुपए का। तो ये जो 50 लाख रुपए हैं ये अवध का जो नवाब है सुजाउद्दौला उससे वसूले गए, ठीक है, युद्ध का जो भी खर्चा था हर्जाना उससे वसूला गया। तो ये संधि हो गई दोनों के बीच में, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद बस वही चलता रहा, अंग्रेजों के मन मुताबिक चलता रहा, क्योंकि अंग्रेज विजित हो चुके थे यहाँ पर। तो समय काल चलता रहा। अब बंगाल के अंदर नवाब कौन है, मीर जाफ़र है, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसी दौरान किसको नवाब बना दिया गया था, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब जो मीर जाफ़र है उसकी हो जाती है मृत्यु 1765 ईस्वी के अंदर। और इसकी मृत्यु के बाद देखिए इसका जो पुत्र है उसका क्या नाम है, नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसके बाद सैफुद्दौला बना था नवाब। अगर बात करें उसके सबसे अंत में कौन नवाब बना था, तो वो था मुबारक दौला। तो अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो वो कौन था, मुबारक दौला अंतिम नवाब था, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये सारे ही नवाब देखिए जितने भी बन रहे हैं यहाँ पर, इनमें किसी भी प्रकार की शक्ति बाकी नहीं है। ये केवल और केवल अंग्रेजों के सहारे जिंदा है, इनको पेंशन दी जाती है, ठीक है, उसी से ये अपना भरण पोषण करते हैं। केवल एक सिंबल के तौर पर रह गए थे कि हाँ भाई ये बंगाल का नवाब है, बाकी इनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं थी। तो ये सब क्या थे, नवाब, बंगाल इनके पेंशनर थे अंग्रेजों के। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या की, इलाहाबाद की संधि की। उसके अलावा एक उसने और महत्वपूर्ण कार्य किया था कि बंगाल के अंदर जो है द्वैध शासन प्रारंभ किया था यहाँ पर, ठीक है, द्वैध शासन यानी कि 2 प्रकार का शासन। तो उसने क्या किया था, जो प्रशासन है ना उसको 2 भागों में बांट दिया था। एक तरफ तो क्या कर दिया था उसने, दीवानी कर दी थी, ठीक है, दीवानी कर दी। और दूसरी तरफ जो भी प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया, अलग अलग विभाग बना दिए एक किस्म से। अब जो दीवानी विभाग है उसका क्या कार्य हुआ करता था कि बंगाल का जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, उस समय काल के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड भी, बांग्लादेश भी, तो इन सब से जो भी राजस्व इकट्ठा करेगा, जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा करेगा, वो कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे, ठीक है, और अपने पास रखेंगे, अपने खजाने के अंदर जमा करेंगे। तो ये तो था दीवानी विभाग का कार्य, ये किसने ले लिया,
अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा। और दूसरी तरफ कौन सा बच गया कि भाई जो आम जनता है, जो भी जो बंगाल के नागरिक हो गए, उनके लिए जो भी कार्य करवाने हैं, प्रशासनिक कार्य, ठीक है, जो जैसे कि आजकल होते हैं, भाई कहीं रोड बनवानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तो ये सारे कार्य कौन करेगा? राजा ही करेगा, नवाब करेगा। तो ये सब कार्य किसको दे दिए गए? जो नवाब होता था ना, उसको दे दिए गए। अब नवाब जो है वो खुद क्या है, पेंशन पर जिंदा है, वो कहाँ से काम करवाएगा प्रशासन के? लेकिन फिर भी उसको ये विभाग दे दिया गया, ताकि जनता अगर असंतुष्ट हो तो वो किसको शिकायत करेगी? वो नवाब को ही करेगी, अंग्रेजों को थोड़े ना कहेगी, क्योंकि उनकी नज़रों में क्या है, नवाब ही सब कुछ करता धरता है। तो इस प्रकार से ये दो विभाग बनाए और दीवानी विभाग अपने पास रखा अंग्रेजों ने, और जो प्रशासनिक विभाग है वो किसको दे दिया? नवाब को दे दिया। तो देखिए इस चीज़ को क्या कहते हैं, अब नवाब को कोई काम करवाना है, लेकिन उसके पास क्या है? पैसे तो है ही नहीं। पैसे किसके पास है? अंग्रेजों के पास है, क्योंकि राजस्व वही वसूलते हैं, दीवानी विभाग उन्हीं के पास है। तो इस चीज़ को देख ली, क्या कहा जाता है कि बिना अधिकार के उत्तरदायित्व, ठीक है, ये किसको कहा गया है? नवाब को। क्योंकि देखिए नवाब के पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर बात करें जनता की नज़र में कोई काम नहीं हो रहा, तो उसका उत्तरदायित्व कौन है? अगर जनता को अपने सवालों का जवाब चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो वो कौन देगा? वो नवाब ही देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? बिना अधिकार के उत्तरदायित्व। भाई इनको कोई काम अगर करवाना है, पैसे की जरूरत है, तो पैसे कहाँ से लाएगा नवाब? अंग्रेजों से मांगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा अंग्रेजों को क्या कहा गया है? देखिए, उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, कि अंग्रेजों को कोई भी जवाबदेही नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का कोई किसी को उत्तर नहीं देना, किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना। उनके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ अधिकार है। टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, भाई नवाब को चाहिए तो उसको दे दिया, बाकी अपनी काली कमाई में लगे हुए हैं। तो सभी अधिकार उनके पास है, लेकिन किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व अंग्रेजों के पास नहीं है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? द्वैध शासन बोलते हैं। और बहुत ही देखिए ये भयंकर व्यवस्था थी। इसके चलते क्या हुआ कि बंगाल की जनता जो है वो त्राहिमाम करने लगी, ठीक है। बंगाल की जो कंडीशन है, जो बंगाल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की वजह से देखिए पूरा परिपूर्ण रहा करता था कृषि के क्षेत्र में, वहाँ उस समय काल में उद्योग धंधे तो सब चौपट कर दिया अंग्रेजों ने। बहुत बुरी स्थिति हो गई वहाँ पर, किसी भी प्रकार का भाई कोई नहीं फसल वगैरह पैदा हो रही, क्योंकि देखिए दीवानी अधिकार है, टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और भाई बहुत भारी भरकम टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। लोगों ने फसल उगाना बंद कर दी, बहुत बुरी हालत में है लोग। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 1770 ईस्वी के अंदर बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। खाने के दाने की कमी हो गई थी लोगों के पास, और असंख्य लोग इसके अंदर मारे गए, तो बहुत बुरी हालत थी। तो इन सभी चीज़ों के चलते क्या हुआ कि 1772 ईस्वी के अंदर एक नया गवर्नर आया, जिसका कि क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग ने ये जो द्वैध शासन है इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर समाप्त करने की बात करें तो वो किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 ईस्वी में, और लागू 1765 ईस्वी में। तो ये देखिए ये जो समय काल था 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक, तो इस समय काल को जो इतिहासकार है के.एम. पन्नीकर, इन्होंने क्या कहा है? डाकुओं का राज्य, ठीक है, डाकुओं का राज्य, यानी कि सिर्फ और लूटपाट का राज्य, ठीक है। जनता के लिए कोई कार्य नहीं, कोई जनता की भलाई का कार्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाकुओं का राज्य, लूटपाट का राज्य, तो ये कहा है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, इसमें हमने पढ़ा बक्सर के युद्ध के बारे में, जो कि 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी वो स्पेशल इसके बारे में रहेगी, द्वैध शासन के बारे में, कि जो द्वैध शासन था वो किस प्रकार से लागू हुआ और किस प्रकार से कार्य करता था ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।